नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ की, वॉरेन हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना। पता है, ये वो पहली बड़ी कोशिश थी जब अंग्रेजों ने भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम बनाने की सोची। तो चलिए समझते हैं कि ये सब था क्या। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्लान की जरूरत पड़ी ही क्यों। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये देखना होगा कि 1772 से पहले बंगाल में न्याय का सिस्टम था कैसा, या यूं कहें कि क्या सच में कोई सिस्टम था भी। सच कहें तो हालात बहुत ही खराब थे। देखिए, 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी बंगाल की असली शासक तो बन गई, लेकिन जो न्याय का सिस्टम था वो पूरी तरह से बिखरा हुआ, अस्त-व्यस्त था। करप्शन का तो पूछिए ही मत, वो अपने चरम पर था। कंपनी के अधिकारी ना अपने फायदे के लिए जब चाहे तब फैसले बदल देते थे। अब सोचिए, ऐसे में आम किसान और व्यापारी के लिए इंसाफ पाना लगभग नामुमकिन ही था। तो इसी पूरी उथल पुथल के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई एक नया सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, क्या उनकी चिंता वाकई में लोगों को न्याय दिलाने की थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का असली खेल तो कुछ और ही था। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो ऑर्डर बनाए रखे, उनका कंट्रोल मजबूत करे और सबसे जरूरी बात, उनके रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्शन को सेफ रखे। न्याय, वो तो इस बड़े खेल का बस एक छोटा सा मोहरा था। और बस इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने पेश किया अपना मशहूर जुडिशियल प्लान। एक ऐसा प्लान जिसने भारत में न्याय की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब देखिए, इस प्लान का जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा दिलचस्प था। हेस्टिंग्स ने क्या किया, न्याय को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थीं दीवानी अदालतें जो सिविल मामले देखती थीं, मतलब जमीन, पैसा, व्यापार के झगड़े, और दूसरी तरफ थीं फौजदारी अदालतें जहां क्रिमिनल केस सुने जाते थे, जैसे हत्या, चोरी या मारपीट। अच्छा, इन अदालतों की कुछ खासियतें भी थीं। पहली बात, इन्हें हर जिले में खोला गया। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि पहली बार हर केस का एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाने लगा। और सबसे दिलचस्प बात, इन अदालतों में भारतीय कानून ही इस्तेमाल होते थे। उनको समझाने के लिए पंडित और मौलवी भी होते थे। लेकिन असली कंट्रोल वो तो हमेशा कंपनी के अधिकारियों के हाथ में ही था। पर हेस्टिंग्स का प्लान सिर्फ जिला अदालतों पर आकर नहीं रुका। नहीं, उसने एक और बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया पेश किया, और वो था अपील का सिस्टम। इसने तो न्याय का पूरा एक ढांचा ही खड़ा कर दिया। इस सिस्टम को ना एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे नीचे जिला अदालतें। अगर कोई वहां के फैसले से खुश नहीं है तो वो ऊपर जा सकता था कलकत्ता में बनी अपील अदालतों में। सिविल मामलों के लिए सदर दीवानी अदालत और क्रिमिनल मामलों के लिए सदर निजामत अदालत। लेकिन इस सीढ़ी के सबसे ऊपर कौन था? जी हां, गवर्नर और उसकी काउंसिल। मतलब आखिरी फैसला तो हमेशा अंग्रेजों का ही होना था। अब इस पूरे सिस्टम ने एक ऐसे अधिकारी को जन्म दिया जो शायद उस दौर में भारत का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था, और वो था जिला कलेक्टर। सिर्फ एक, सोचिए, सारी की सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में दे दी गई। जरा सोचिए, जो आदमी दीवानी मामलों का जज है, वही टैक्स वसूलने वाला चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, और वही पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेटर भी। अब जब एक ही आदमी जज भी होगा और टैक्स कलेक्टर भी, तो फिर किसानों का क्या हाल होगा? उनका दमन तो होना ही था। ये तो सीधा सीधा हितों का टकराव था। पर हां, अंग्रेजों के लिए यह सिस्टम बहुत ही फायदेमंद था। तो इसका मतलब क्या ये प्लान पूरी तरह से खराब था? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस सुधार के भी थे। इसके पॉजिटिव्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बार भारत को एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्ट सिस्टम मिला। न्याय के लिए एक फिक्स जगह और टाइम तय हुआ। केस का रिटन रिकॉर्ड रखना, अपील करने का अधिकार देना, ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े कदम थे। सच तो यह है कि ये प्लान ही भारत के मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की पहली ईंट बना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही डार्क था। कलेक्टर के हाथ में इतनी ज्यादा पावर थी कि किसानों का शोषण बहुत बढ़ गया। अंग्रेज जजों को भारतीय रीति रिवाजों की कोई समझ नहीं थी, जिससे अक्सर गलत फैसले हो जाते थे। किसी भी भारतीय को ऊंचे न्यायिक पद पर नहीं रखा गया। फैसलों में भेदभाव साफ दिखता था, और बेचारे गरीबों के लिए तो इन अदालतों तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। और बस यही आकर इस पूरी मेहनत का असली मकसद साफ हो जाता है। उनका लक्ष्य न्याय देना था ही नहीं, बल्कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल को और मजबूत करना था। तो फिर इस प्लान ने भारत के लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ?
देखिए, 1772 का ये प्लान अपने आप में कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये उस लंबे सफर की शुरुआत थी जिसने हमारे आज के मॉडर्न इंडियन लॉ को शक्ल दी। इसी नींव पर आगे चलकर कॉर्नवालिस कोड बना, पहला लॉ कमीशन बना और आखिर में जाकर हमारा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी तैयार हुआ। तो अगर एक लाइन में कहें तो इसकी सबसे बड़ी विरासत थी कॉलोनियल जस्टिस की स्थापना। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ऊपर से तो कानून का चोला पहने हुए था, लेकिन उसकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल बसा था। तो आखिर में सवाल फिर वही आके खड़ा हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स का 1772 का ये प्लान, क्या ये सच में न्याय लाने की कोशिश थी, या फिर ये ब्रिटिश राज के कंट्रोल को मजबूत करने का एक बहुत चालाक हथियार था? इस पर सोचिएगा जरूर।